स्टूडेंट्स, मैं संजय पाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपअप क्लासेस बिजनौर के एक और नई लेक्चर में। और आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो जानेंगे हम विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या है जानेंगे। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र एक यानी कोई आवेश है, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेशित कण एक वैद्युत बल का अनुभव करता है या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे कि बच्चों हम जानेंगे ये कोई आवेश है, सही है, और ये कोई अन्य आवेश है, परीक्षण आवेश। अब हम बच्चों इसे इसके पास ला रहे हैं, यानी इस आवेश के चारों ओर मान लो इतनी दूरी तक वैद्युत क्षेत्र है और ये क्यू नॉट को हम इसके पास लाते रहे। तो जैसे ही हम यहां पर लाएंगे तो इस पर एक बल का अनुभव होगा, वैद्युत बल का अनुभव होगा। तो अब यहां तक हो रहा है, मान लो जितनी भी दूरी तक वैद्युत बल का अनुभव हो रहा हो उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश रख दें। जैसे वहां रखा तो वैद्युत बल लगेगा, यहां रखेंगे तो वैद्युत बल लगेगा, यहां रखेंगे तब भी इसके कारण एक वैद्युत बल लगेगा, यहां रख दें कोई वैद्युत बल लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण एक वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो लिख लो सभी अपनी नोटबुक निकाल के। बच्चों किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या चालक वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों हमने पढ़ा किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या चालक वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने जाना। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई भी एक आवेश ले लें, सही ना। तो ये तो आवेश के यानी आवेश का मतलब है बच्चों यहाँ पर कोई चालक, मान लो कोई चालक तार है, चालक तार में ये चालक तार ले लिया बच्चों, इसमें हमने कोई धारा प्रवाहित करी और इसके पास में बच्चों सपोज करो बच्चों कि ये एक चालक तार है और इसमें हमने किसी बाह्य स्रोत से वैद्युत धारा प्रवाहित करी। तो इसमें क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जाने को ही बोलते हैं हम आवेश, क्योंकि आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की, इलेक्ट्रॉन जो बह रहा होता है मुझे कहते हैं हम आवेश। तो यहां पर बच्चों इसके पास में कोई चालक ले गए तो इसके चारों ओर में कोई ऐसा क्षेत्र होगा जैसे इसके पास में कोई चालक ले जाएंगे, या तो ये चालक तार, ये वाला ये जो चालक तार है इसे आकर्षित कर लेगा या प्रतिकर्षित कर लेगा, यानी इस पर एक वैद्युत बल लगाएगा। तो तब हम ये कह सकते हैं कि इस चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण ले जाने पर एक वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र की बच्चों डेफिनेशन मैंने लिख दी है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या चालक वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जानेंगे बच्चों वैद्युत बल रेखाएं। तो बच्चों वैद्युत बल रेखाएं जैसे कि मैं भी बता रहा था, ये कोई चालक तार है और बच्चों जैसे ही हमने इसमें क्या है कि चालक तार है और इसमें आवेश बह रहा है। जब ये आवेश बह रहा है तो इसके चारों ओर कुछ दूरी तक कुछ रेखाएं घूमती रहती हैं, उन रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं।
बच्चों उन रेखाओं क्या कहते हैं हम, वैद्युत बल रेखाएं। और ये वैद्युत बल रेखाएं बच्चों दिखाई नहीं देती, तो इसलिए महसूस करी जाती है, इन्हें बोलते हैं काल्पनिक निष्कोण वक्र। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र। काल्पनिक इसलिए बच्चों दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही इसमें कोई चालक प्रवेश करता है तो वह उसे या तो आकर्षित कर लेता है या प्रतिकर्षित कर लेती है। तो सही ना, इसका मतलब क्या हो गया, वे काल्पनिक रेखाएं हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत रेखाएं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर कोई अन्य आवेश पर चल सकता है, तो वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो बच्चों लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर कोई एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से चल सकता है। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर कोई एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से चल सकता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि बच्चों मैंने भी बताया था कि कोई तार के चारों ओर कुछ दूरी तक कुछ रेखाएं घूमती रहती हैं, जिसमें कोई अन्य आवेशित कण प्रवेश करता है तो वह उस पर एक वैद्युत बल आरोपित करती हैं। अब जानेंगे बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब हम जानेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे नोट करते रहेंगे जो 12th क्लास के हैं छात्र हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के गुण, सबसे पहला गुण है वैद्युत बल रेखाओं का कि ये बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। जैसे ये कोई प्लस है तो यहां से तो ये धनावेश से जाती है और ऋणावेश पर आकर मिलती है। ये कोई तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा है बच्चों कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो बच्चों हमने पढ़ा दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मान लो बच्चों ये कोई वैद्युत बल रेखा है तो यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, इस पर जैसे ही हमने कोई स्पर्शी खींचेंगे तो ये जो होगी हमारी वैद्युत क्षेत्र ए की दिशा होगी ये बिंदु पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों हम
बच्चों विद्युत बल रेखा का तीसरा पॉइंट है, हमने सही ना, विद्युत बल रेखाएं जो भी विद्युत क्षेत्र में बच्चों जितनी भी बल रेखाएं खींची जाती हैं वे परस्पर नहीं काट सकती हैं, यानी कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। जैसे कि बच्चों ये दो बल रेखाएं हैं, ये आपस में नहीं काट सकती हैं। मान लो दो बल रेखा, यहां पर एक कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, एक तो इस वाले की स्पर्शी खींची जा सकती है ई, एक इसकी स्पर्शी खींची जा सकती है ई। तो यहां पर बच्चों ये दो बल रेखाएं परस्पर अगर काट देंगी तो एक तो इस वाले वक्र की स्पर्शी खींचेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई ई, अगर इस वाले वक्र की स्पर्शी खींचे तो ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई ई। तो यानी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दर्शाई जा सकती हैं, जो कि असंभव है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर दो बल रेखाएं दर्शाई जा सकती हैं, जो कि असंभव है। अब बच्चों एक चौथा पॉइंट है, बच्चों किसी रेखा के लंबाई के अनुदिश रेखाएं, लंबाई के अनुदिश विद्युत बल रेखाएं पास आने का मतलब है सिकुड़ने का, पास आने का प्रयत्न करती हैं, जिससे स्पष्ट है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो बच्चों चौथा पॉइंट क्या है, किसी रेखा के लंबाई के अनुदिश विद्युत बल रेखाएं पास आने का प्रयत्न करती हैं, यानी सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं लंबाई के अनुदिश, तो जिससे स्पष्ट है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक इस प्रकार एक पांचवा पॉइंट है बच्चों, अगर यहाँ पर किसी रेखा के लंबाई के अनुदिश की जगह हम कर दें लंबाई के लंबत, अगर यह कर दें किसी रेखा के लंबाई के लंबत विद्युत बल रेखाएं परस्पर दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिससे स्पष्ट है कि सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, सॉरी प्रतिकर्षण होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो बच्चों अभी हमने ये 5 पॉइंट पढ़े और एक छठा पॉइंट है, आप अपने नोटबुक पे कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि छठा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है,
और जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। सही ना। तो ये छठा पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? अभी हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े। अब बच्चों हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे बच्चों हम इस सूत्र से याद कर सकते हैं। ये कोई बच्चों वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत क्षेत्र पर कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0 और इस पर कोई बल लग रहा है F। तब हम क्या कह सकते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों बटे को अनुपात बोलते हैं। एक बार फिर देखेंगे डेफिनेशन को। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। परिभाषा लिखना चाह रहा हूं, लिख लो। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। और बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अर्थात E बराबर क्या हो गया? F बटे Q0। इसका F का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। और Q0 का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। तो बच्चों मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलॉम। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि हो गई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कई बार पूछ लेता है बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। या इसकी बीमीय सूत्र पूछ लेता है, बीमा। तो बीमा कैसे निकलेगी बच्चों? यहां बल की बीमा रखेंगे ML/T-2। नीचे Q की बीमा क्या रखेंगे? AT। तो बच्चों अब बीमा क्या बनेगी? ML। ये T की पावर 1 है, वो 1 भी ऊपर पहुंच जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? ML/T-Q और A ऊपर जाकर -1। तो बच्चों हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी क्या होती है बच्चों? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। E बराबर F बटे Q0। इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलॉम। और मात्रक न्यूटन पर कूलॉम हो गया। और इसकी बीमीय सूत्र मैंने निकाल दी ML/T-Q A-1। कोई पूछने में वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सही ना। अब बच्चों एक आर्टिकल और पढ़ेंगे हम कि जो बिंदु आवेश के कारण
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कोई बच्चों आवेश है Q और इससे कुछ दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा है Q नॉट। कुछ दूरी का मतलब है R दूरी पर रखा है परीक्षण आवेश Q नॉट। हमने मान लिया ये कोई आवेश Q है और इससे कुछ दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, तब इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बच्चों। तो बच्चों अगर मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, तो यो प्लस यो प्लस हो, अगर हमने मान लिया कि परीक्षण आवेश धनावेश है तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पे एक बल भी रहेगा, तो जिस दिशा में बल रहेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र रहेगा। बल भी इसी दिशा में रहेगा, आपको दिखा दिया बच्चों मैंने। तो अब इसकी बच्चों थ्योरी क्या हमने मान लिया कि माना कोई बिंदु आवेश Q, ये बच्चों हमने मान लिया वायु या निर्वात है, वायु अथवा निर्वात में बिंदु O पर रखा है और बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बच्चों हमने क्या है, देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने मान लिया कि कोई बिंदु आवेश है जो वायु अथवा निर्वात में बिंदु O पर रखा है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें बिंदु A पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब इसके लिए क्या कर लेते हैं बच्चों, हमने मान लिया कि बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा, तो इस Q नॉट पर सबसे पहले इस Q के कारण एक वैद्युत बल रहेगा। पहले इस Q नॉट पर क्या रहेगा, Q के कारण एक बल रहेगा, तो उस बल की गणना करेंगे। तो तब हमने इसके लिए मान लिया बच्चों, माना बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, तब कूलाम के नियम अनुसार Q के कारण, इस Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, बच्चों कूलाम ने क्या दिया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 था, तो Q1 की जगह ये Q आगा, Q नॉट बटे बीच की दूरी कितनी, r² न्यूटन। परंतु बच्चों हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बटे Q नॉट, E बराबर होता है F बटे Q नॉट। अभी हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर F बटे Q नॉट। तो बच्चों F की जगह जैसे ये मान रखेंगे, हम F की जगह मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r², बटे में क्या है Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। तो बच्चों यहां पर E का सूत्र क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। तो ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r² न्यूटन पर कूलाम। और बच्चों हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। तो इस प्रकार जब इसकी जगह हम ये मान रख देंगे तो ये भी आ सकता है, E बराबर 9 × 10⁹
Q बटे आर स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला बन सकता है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युशीलता, जिसका मान होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻⁻12 बच्चों। तो इसलिए मान मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही अच्छा मिलता। इसे प्रैक्टिस करते रहना, अपना नोटबुक पे प्रूफ करके देखते रहना, सही ना। समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, निम्न चित्रों में बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः 10 कूलम और -5 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश रखे गए हैं। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले बच्चों हमें क्या है कि ए है, ए पर कितना रखा है 10 माइक्रो कूलम और बी पर रखा है -5 माइक्रो कूलम। तो ऐसे मान लेते हैं बच्चों कि बिंदु बी पर हमने कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा। अब ये क्यू नॉट रखा तो ये प्लस है, वो प्लस है, तो ये वाला प्लस उस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटाएगा, तो इसलिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की ओर रहेगा, बाहर की ओर E1। देखो मैंने क्या बताया, ध्यान से, इसकी डायरेक्शन में ही गलती होती है जब गलती करते हैं। तो ये जो 10 माइक्रो कूलम का जो आवेश है बच्चों, ये 10 माइक्रो कूलम का आवेश प्लस है, और हमने मान लिया बिंदु बी पर कोई धनावेश रखा क्यू नॉट। तो इस प्लस के कारण वो क्यू नॉट प्रतिकर्षित होगा, तो E1 क्या होगा, बाहर की ओर। अब ये क्या है, ऋणावेश, ये ऋण है वो धन है, तो ये वाला जो ऋण आवेश है उसे क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए E2 की डायरेक्शन हुई अंदर की ओर। तो अब ये बच्चों E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, सही ना। तो अब यहाँ पर बच्चों पहले हम निकालेंगे कि 10 माइक्रो कूलम, यानी हमने मान लिया बच्चों सॉल्यूशन कर रहे हैं, Q1 बराबर कितना है 10 माइक्रो कूलम तथा Q2 बराबर कितना है -5 माइक्रो कूलम। तब बच्चों Q1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर फार्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी प्रूफ करा है, Q1 बटे R1 स्क्वायर। तो बच्चों इसका मान हम जानते हैं क्या होता है, 9 गुणा 10⁻9। Q1 कितना हमारा 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻6, तो अब हो गया कूलम बटे R स्क्वायर। तो बच्चों R स्क्वायर का मतलब है ये 10 हमने लिया है Q1, तो Q1 ये है, Q1 से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई 1 मीटर, ये रही 1 मीटर आगे 2 मीटर, तो यहाँ 10, यहाँ से यहाँ बिंदु P तक की दूरी कितनी है 2 मीटर, तो बच्चों 2 का स्क्वायर। तो E1 बराबर 9 गुणा 10 की घात, बच्चों 9 में से 6 घटेंगी तो बचेंगे 3 में 1 ही जुड़ जाएंगे, 4, या ऐसे कर सकते हैं 9 में पहले ये जोड़ लिए 10 में 6 गई तो 4 और बटे में 4। बच्चों 4 से जब 9 को भाग देंगे तो 2.25 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी E1 आ गई। अब बच्चों E2 निकालेंगे, Q2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों E2 बराबर फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R स्क्वायर। तो बच्चों इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9, और Q2 हमारे पास कितना है 5 माइक्रो कूलम, तो 5 गुणा 10⁻⁻6 बटे। बच्चों माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि डायरेक्शन देखनी है, यहाँ पर माइनस नहीं रखेंगे, माइनस तो ये बता रहा है कि वो E1 के विपरीत है, और सही ना, E1 हमारा बाहर की ओर है, E2 अंदर की ओर है, और बटे में R स्क्वायर। R यहां से बिंदु P की दूरी कितनी है 1 मीटर। तो बच्चों इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितना आएगा 9 पंजे 45, यानी 4.5 गुणा 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों यहां पर हमने देखा E1 और E2 अगर विपरीत दिशा में है तो घटेगा, और यदि एक दिशा में है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे। ये तो E1 और E2 बिंदु P पर जो है विपरीत दिशा में है, E1 बाहर की ओर है, E2 अंदर की ओर है, तो यहाँ पर क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र इनके अंतर के बराबर होगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बच्चों E बराबर E2 माइनस E1। E2 कितना है 4.5 गुणा 10⁻4 माइनस
2.25 गुणा 10⁴ घट गया बच्चों, तो 2.25 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो E2 का मान ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर की ओर। डायरेक्शन पूछ ले तो क्या होगा, अंदर की ओर। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ।